गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय में हम आज की कक्षा में हमारा महत्वपूर्ण अवधारणा समानता इक्वलिटी के संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कि हमारे सम्मुख विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं के द्वारा जो समानता का एक दृष्टिकोण जो प्रदान किया जाता है, क्या होती है आखिर समानता, समझते हैं हम। देखिए, समानता की जो अवधारणा है, इसकी जो उत्पत्ति हम माने तो जो विशेषाधिकार प्रथा थी उसके विरुद्ध में प्रतिक्रिया ये आरंभ हुई कि आप समाज में कुछ वर्गों को, कुछ समुदायों को, कुछ लोगों को आप विशेष अधिकार दो और वो ऐसा अधिकार जो शेष लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं हो। अरे हम भी लोग, आप भी लोग, हमारे में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं। व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव किस आधार पर? एक व्यक्ति के पास कुछ विशेष अधिकार है और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल अधिकार से वंचित है, तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की व्यवस्था है कि कुछ लोगों को ज़्यादा अधिकार है और कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो समानता की अवधारणा की जो शुरुआत हुई वो उस समय से माना जाता है कि जो विशेषाधिकार प्राप्त हो, ये जो विशेषाधिकार की प्रथा लंबे समय से जो चली आ रही थी उसके विरुद्ध या उस प्रतिक्रिया को खत्म करने के लिए ये अवधारणा विकसित हुई। ये मान के चलता है कि इस प्रकृति ने सभी मनुष्यों को जन्म से समान उत्पन्न किया। हमारा जो शारीरिक सौष्ठव है, जो हमारे अंग है, सब एक बराबर है। प्रकृति ने जब हमारे अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, हमारे 2 आंखें हैं, एक मुंह है, 2 कान हैं, हर किसी में यही व्यवस्था है, सभी मनुष्यों में एक जैसा, हमारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सब प्रकार एक जैसा, तो हम यहाँ जन्म लेने के बाद भी क्यों भेदभाव भुगतना पड़े? प्रकृति ने जब हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, भगवान ने नहीं किया, तो हम लोग ही जो यहाँ पर बैठे हैं वो कौन होते हैं कि किसी को गुलाम बना लें, किसी का शोषण करें, किसी पर अत्याचार करें, किसी को वंचित करें? ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो असमानता का जो निर्माण है वो मानव परिस्थितियों के कारण हुआ। आखिर लोगों ने किया कि जो शक्तिशाली थे, साधन संपन्न थे, जो बड़ी बड़ी शक्तियों और संसाधनों के स्वामी थे, उन लोगों ने सब कुछ अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जो बेचारे समाज में वंचित थे, गरीब थे, वो गुलाम बन गए। एक स्वामी बन गया, दूसरा गुलाम बन गया, एक मालिक, दूसरा दास बन गया। ये कदापि बिल्कुल उचित नहीं है। तो जो असमानता हुई मनुष्य के मध्य, इस असमानता का जो कारण है वो मानव निर्मित है। कि मानव निर्मित जो परिस्थितियाँ हैं या मानव ने जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करके समाज में जिस प्रकार की असमानता को बढ़ाई है उसको ही समाप्त करना समानता का उद्देश्य है। सभी व्यक्तियों को बराबर का अधिकार मिले, ये इसका महत्वपूर्ण मूल भाव है। आप देख सकते हो कि हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसने मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा की गई, ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रेट करते हैं मानवाधिकार दिवस के रूप में, तो उसमें ये कहा गया था कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं। मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं और वे अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र और समान रहते हैं। मतलब जब सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं, सब समान दृष्टि से हैं, तो वे अधिकारों के संबंध में भी बिल्कुल स्वतंत्र और समान है। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास कोई विशेष अधिकार है और उनके पास कुछ भी नहीं है। ये विशेष अधिकार खत्म। सब लोग बराबर हैं, सबको बराबर स्वतंत्रता है और सबको बराबर अधिकार है, न किसी को कम न किसी को ज़्यादा। इसलिए ये जो मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र, उसमें भी यही बात की गई थी। और यही नहीं, जब हम देखते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जो 1776 में हुई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान उत्पन्न किया है। मतलब उस अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में कहा गया था कि हम सभी लोग इस सत्य को, इस ट्रूथ को अच्छे ढंग से ये प्रमाणित, ये सिद्ध मानते हैं कि प्रकृति ने हम सभी को एक समान बनाया है।
हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव प्रकृति ने नहीं किया है, इसलिए हमको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, हम सभी शेष मानव समुदाय में। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे 1789 की जो फ्रांस क्रांति थी उसका भी मूल उद्देश्य था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इसके बाद में जितनी भी आप देखते हैं कि जो मानव कल्याण के लिए जितनी संस्थाएं हैं उनका भी यही मूल मंतव्य है। और आपको पता होगा कि हमारे भारत जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 और जो हमारी संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करी थी, तो संविधान निर्माण करने के बाद भी हमने हमारे भारतीय नागरिकों को सबसे पहले हमारे संविधान के भाग 3 जिसके मतलब हमारे अधिकारों का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है, घोषणा पत्र अधिकारों को जो कहा जाता है, वो भाग 3 जिसमें हमारे मूल मतलब संविधान में 7 थे लेकिन वर्तमान में 6 हैं, मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया। मौलिक अधिकार और अधिकार दोनों में डिफरेंस है। मौलिक अधिकार जिसका मतलब सरकार भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, और आपको पता होगा कि अनुच्छेद 14 से 18 तक जो अधिकार रखा गया वो यही रखा गया था, समानता का अधिकार, कि आज से हम सभी भारतीय नागरिक हैं, हम कोई जाति, कोई धर्म, कोई समुदाय के नाम से नहीं पहचाने जाएंगे, हमारी पहचान केवल भारतीय नागरिक होगी, स्त्री पुरुष सबको समानता का अधिकार होगा। तो इस प्रकार से देखिए इस समानता के बारे में बहुत सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में इस आदर्श को स्वीकार किया गया, इस अवधारणा को स्वीकार किया गया। ठीक है, अब विशेष रूप से अगर इसकी परिभाषा के तौर पर अपन बात करें, आखिर ये समानता के बारे में सब कुछ हुआ कि कोई भेदभाव न हो, लेकिन इसको अगर शाब्दिक अर्थ में लिखने को या इसकी परिभाषा के लिखने के तौर पर कहा जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि समानता उस परिस्थिति का नाम है, समानता उस परिस्थिति का नाम है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने अस्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके। मतलब हम समानता को किस प्रकार से समझ सकते हैं, जो बताया इसमें कि समानता वो चीज़ होती है या वो उस स्थिति का नाम है जिसमें सभी व्यक्तियों को अपने अस्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि शक्तिशाली लोगों को, साधन संपन्न लोगों को ज़्यादा अवसर मिले और जो गरीब हैं उनको किसी प्रकार के कोई अवसर की प्राप्ति न हो। इसलिए सभी व्यक्ति को समाज, बिरादरी, धर्म, समुदाय, संगठन सभी में सबको बराबर का अवसर मिले, सबको बराबर का मौका मिले, कोई भी मौके से वंचित न हो, सबको अवसर की समानता हो, इस बात को ही हम समानता समझ सकते हैं। साथ ही सामाजिक विषमता के कारण उत्पन्न होने वाली असमानताओं को समाप्त किया जा सके। मतलब हमारी जो सामाजिक संरचना है, सामाजिक जो संगठन है, इसमें जिस प्रकार की जो असमानता है, उस असमानता से होने वाली या उससे जो सामाजिक विषमता है, उससे जो होने वाली असमानता है, उनको भी समाप्त करना होगा, ये इसमें विश्वास करता है। समाज में सभी व्यक्तियों को एक समान किए जाने की अवधारणा तो पूर्णतः संभव है नहीं कि सबको संभव बना लें, सबको एक समान बना लें, लेकिन फिर भी प्रकृति ने सभी लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से सभी योग्यताएं भी बराबर नहीं दी है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसलिए लॉस्की कहते हैं कि समानता का अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। मतलब ये कहते हैं कि हम सभी व्यक्ति बुद्धि में, विवेक में, शारीरिक क्षमता में सब एक जैसे नहीं हैं। समानता में यूँ कह सकते हैं कि जो एक बाह्य, जो सामाजिक व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार जो किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, सबको अवसर का बराबर का मौका मिलना चाहिए। लेकिन इसका भी ये अर्थ भी नहीं है कि भाई नहीं सब व्यक्ति बराबर है, सबको बराबर वेतन दो, सबको बराबर सुविधा दो, वो दो, ऐसा भी नहीं है। वो इसके संबंध में कहते हैं कि कुछ शारीरिक मानसिक रूप से योग्यता सबकी एक समान नहीं होती है। कोई व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए ऊंचे पद को प्राप्त करता है, कोई बिल्कुल औसत मानसिकता वाला वो नहीं कर सकता है, तो उसको जरूरी है कि उसको भी उसी प्रकार का पद दे दिया जाए, तो फिर वो सब धारणाएँ बिल्कुल गलत हो जाती है। तो इसलिए ये कहते हैं, लॉस्की कहते हैं कि समानता का अर्थ ये भी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। जैसे कहते हैं कि यदि एक मजदूर का वेतन प्रसिद्ध वैज्ञानिक या गणितज्ञ के बराबर कर दिया जाए तो इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। मतलब एक मजदूर है, उसको जो मजदूरी मिलती है, और एक वैज्ञानिक है जो प्रयोगशाला में लेकर अपना काम करता है, तो क्या दोनों को बराबर मजदूरी दें तो ये समानता है? ये समानता नहीं। अगर ऐसा तो करेंगे तो आप तो समझेंगे मतलब पूरी तरह से समाज का जो उद्देश्य है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो वैज्ञानिक है उसका समाज को लेकर क्या कितना लार्जेस्ट, कितना विशाल और समाज के लिए कितनी उसकी उपयोगिता है, तो उसका वो फिर मूल रूप से उद्देश्य खत्म हो जाता है। इसलिए समानता का अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाले वर्ग नहीं रहे, सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। आई बात समझ में? मतलब कोई खास वर्ग उसके पास विशेष अधिकार और शेष के पास नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
सबको उन्नति के समान अवसर मिले। आपकी योग्यता, आपकी कैपेसिटी, आप जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। अपने मतलब जो उन्नति का साधन है वो सबको बराबर के अवसर मिले और आप उस अवसर को भुनाने की पूरी कोशिश करो। ठीक है, तो इसलिए समानता का अर्थ अपन यही समझ सकते हैं कि समाज में जो विशेष अधिकार है उनको समाप्त करें और सबको समानता का अधिकार लेते हुए आगे बढ़े। लेकिन यह भी अर्थ नहीं है कि कोई अपने विशेष मानसिक शक्ति के जो उच्च पद प्राप्त करता है और जो बिल्कुल नहीं है उसको भी देना, ये फिर समानता नहीं कहलाती है। ठीक है, तो ये हमने समझा कि समानता क्या चीज़ होती है। अब देखते हैं समानता के कुछ आधारभूत तत्व। समानता किन बातों को लेकर चलती है, क्या एलिमेंट्स है इक्वलिटी के, बेसिक एलिमेंट्स अपन समझते हैं समानता के, तो जो एक एक करके हम स्पष्ट करते हैं। देखिए, समान लोगों के साथ समान व्यवहार, ये समानता है। समान लोगों के साथ समान व्यवहार। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ समान व्यवहार करेगा। मनुष्य के साथ पशुतुल्य व्यवहार नहीं कर सकता, उसकी भी गरिमा होती है, उसका भी एक जीवन है। तो हर किसी का अपना एक स्वाभिमान है, स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए मनुष्य है कि वो अपने अच्छे व्यवहार, सद्व्यवहार के आधार पर सबसे तेज है। इसलिए सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार बिल्कुल किया जाना चाहिए। फिर समानता ये मान के चलता है कि सभी लोगों के विकास के समान अवसर प्राप्त हो। मतलब समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए, जो किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म से जुड़े हो, लिंग हो, किसी से भी हो, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। उसमें योग्यता है, योग्यता आधार पर वो जरूर उसमें योग्यता हो तो प्राप्त करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि योग्यता है लेकिन फिर भी उसमें अवसर नहीं मिल पा रहा है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अवसर की समानता मिलनी चाहिए ताकि अपने जीवन का वो सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास कर सके, उसको आगे बढ़ने का हक होना चाहिए। तभी समाज के लिए वो एक अच्छे काबिल और समाज के लिए वो एक मतलब फलदायी हो सकते हैं। इसलिए सभी लोगों को उसमें विकास के अवसर में सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। तीसरी बात ये लेके चलता है कि समाज एवं राज्य सभी लोगों के साथ समान आचरण और व्यवहार करें। समाज और राज्य दोनों, मतलब समाज का तात्पर्य मानव समाज से लिया गया कि हम सभी मनुष्य समाज में कोई भी किसी भी उच्च जाति, निम्न जाति, गरीब अमीर जो है ना, या फिर जो हमारा राज्य है, जो लोक कल्याणकारी स्वरूप वाले होते हैं, तो उसमें ये कह है कि आप सभी लोगों से समान आचरण और व्यवहार करें। अब ये नहीं कि नहीं इस कुछ समुदायों के साथ, कुछ विशेष व्यक्तियों के साथ विशेष व्यवहार करें और शेष के साथ एक अमान्य व्यवहार करें, ये कदापि नहीं होना चाहिए। इसलिए राज्य को भी निर्देश है और समाज के लोगों को भी निर्देश है कि आप सभी के लिए एक साथ समान व्यवहार करें और समान आचरण करें। व्यक्ति के मध्य किसी प्रकार का अलग अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये बात समझ, इसलिए बात बिल्कुल स्पष्ट लेके चलती है, क्योंकि कोई अगर आप बहुत कुछ करते हो लेकिन कुछ गलतियां हो जाती हैं तो फिर वो अच्छाई पे गलतियां हावी हो जाती हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि समाज में सभी लोगों के लिए समान अवसर प्राप्त हो, समान आचरण हो सबके साथ और समान व्यवहार किया जाए। अगली है मानवीय गरिमा तथा अधिकारों का समान संरक्षण प्राप्त हो। मानवीय गरिमा, ध्यान रखना, मानवीय गरिमा और अधिकार को समान संरक्षण प्राप्त हो। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। हम मनुष्य हैं, हम पशु थोड़ी हैं, पशु पक्षी थोड़ी हैं। हमारे अंदर विवेक है, बुद्धि है और इस बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम गलत से उचित अनुचित हर चीज़ का हम अच्छे ढंग से पता कर सकते हैं। हम हमारे जीवन का ध्येय, हमारे जीवन का लक्ष्य, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हम हमारा से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीक हर एक क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले जो मनुष्य की जो गरिमा होती है उस गरिमा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उसके आत्मसम्मान को, आत्मविश्वास को और उसके स्वाभिमान को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उसको किसी भी आधार पर इस प्रकार से अपमानित, बदनामित नहीं किया जाए कि आप उस समुदाय से, उस जाति विशेष से हो, उस वो हो, अब वो निम्न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें समानता मिली है तो समानता में मानवीय गरिमा सबसे बड़ी चीज़ होती है कि व्यक्ति, राज्य द्वारा ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुँचे तथा उसके अधिकारों का हनन हो। अधिकारों की जिम्मेदारी भी दी गई है कि कोई भी एक व्यक्ति चाहे उच्च है, साधन संपन्न है, शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, तो वो अपने लिए किसी अन्य के अधिकारों को कुचले नहीं, अधिकारों का हनन नहीं करे,
कोई अधिकारों का उल्लंघन नहीं करे, ये भी प्राप्त मतलब उस व्यक्ति को संरक्षण प्राप्त होना चाहिए कि नहीं, आप भले गरीब हो, निर्धन हो, लेकिन आपके जो प्राप्त अधिकार हैं उनका किसी भी प्रकार से उन्मूलन नहीं होने देंगे। इसलिए व्यक्ति की गरिमा और उसके अधिकारों का पूरा पूरा संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। और आपको बड़े गर्व के साथ होगा कि हमारे भारतीय संविधान में जो भारतीय नागरिकों को जो अधिकार दिए गए, प्रदान किए, मूल अधिकार जो दिए गए, फंडामेंटल राइट, और वो इतने मौलिक हैं, वो इतने परम हैं कि हमारी सरकार भी चाहे तो उसमें किसी प्रकार का दखलंदाजी नहीं कर सकती। और अगर ऐसा कुछ व्यक्ति, समूह, संगठन या सरकार करे भी तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान का आर्टिकल 32 ये कहता है कि आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हो और वो आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। आप समझ सकते हो कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आदर्श है जो समानता का, ये बहुत अपने आप में विशाल है, विस्तृत है और सभी मनुष्य की जो गरिमा के साथ एक अपने स्वाभिमान की जो जिंदगी है उसको जीने का पूरा पूरा अवसर प्रदान करती है। अगला है कि समाज में किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, वर्ण, लिंग, निवास स्थान, संपत्ति, राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। राज्य की नज़र में सब व्यक्ति बराबर है, सब व्यक्ति बराबर है। किसी को जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। आप उच्च जाति से हो, आप निम्न जाति हो, आप इस जाति से इसलिए आपको अपमानित किया, नहीं, ऐसा कदापि नहीं। और न धर्म के आधार पर, न भाषा के आधार पर कि आप उस भाषा क्षेत्र से आते हो, हम हिंदी भाषी हैं, आप तेलुगु हैं, आप मलयालम है, कन्नड़ है, उड़िया है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी, नहीं, ऐसा नहीं। वर्ग जो अलग अलग समूह होते हैं, वर्ण होते हैं, जो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे प्राचीन जो संस्कृति के आधार पर है, स्त्री पुरुष हैं, किसी को निवास स्थान है, किसी को संपत्ति के आधार पर, ने जो राष्ट्रीयता के नाम पर, ऐसा जो भी कोई भी ऐसा रूप है, आधार मिले जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई विदेशी भी भारत आ जाता है तो उस व्यक्ति के साथ भी हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। समझे आप? क्यों? क्योंकि वो भी व्यक्ति है। किसी व्यक्ति की, हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति ये कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, किसी व्यक्ति का आत्मा को दुख मत पहुँचो, किसी व्यक्ति का आत्मा को ठेस मत पहुँचो। तो उसी प्रकार से तो ये कहता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भी आप रूप आधार लेकर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और अंत में कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में सबको समान महत्व दिया जाना चाहिए। मतलब हर एक व्यक्ति का समाज में अपना योगदान है, समाज उसका ऋणी है और प्रत्येक व्यक्ति कम ज़्यादा मात्रा में समाज में जरूर अपना एक उपयोगी, सार्थक एक अपना जो भागीदारी प्रदान करता है। इसलिए समाज में सबका समान महत्व होना चाहिए। समाज किसी के साथ ये जो असमानता वाली बात नहीं कर सकता। तो ये सब इन बातों को लेकर चलते हैं तो तभी हम समानता के असली रूप को, असली दृष्टिकोण को और वास्तविक स्वरूप को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव न हो, सबको उन्नति के, विकास के समान अवसर प्राप्त हो और जो भी सामाजिक विषमता है उनका निदान हो, उनका समाधान हो और सभी व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने का सबको उपयुक्त अवसर मिले और आगे अपने जीवन को विकास और के मार्ग पर अग्रसर करें। तो ये हमने देखे समानता के अर्थ के साथ साथ उसके कुछ आधारभूत तत्व जो व्यक्ति के जीवन के लिए बेसिक जरूरी हैं और जो ये मान के चलते हैं कि अगर ये सभी बिंदु हैं, ये सभी तथ्य हैं या सभी तत्व हैं तो ये मान सकते हैं कि इस देश में, इस राष्ट्र में, इस समाज में समानता का तत्व विद्यमान है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये सभी तत्व समझ में आए होंगे।